हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है, प्लीज़ देख लीजिए, लिंक इन दी आई बटन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है मेशर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। आप किस तरह से एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। 3 फेमस कारण आप कह सकते हो, 3 फेमस मेशर्स आप कह सकते हो। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल मेशर्स, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल मेशर्स, तीसरा है अदर मेशर्स। चलिए इन सबको देखते हैं डिटेल में। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल मेशर्स। आपने पिछले वीडियो में इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा ही होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ज़मींदारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा था हमारे फार्मर्स को परेशान करने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए। इसीलिए सबसे पहला रिफॉर्म किया गया इन्हीं सब का। हमारे कंट्री के गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज निकाले, बहुत सारे कानून निकाले, ताकि ज़मींदारी सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाए, हमारे फार्मर्स बच सके और वो जो रेंट दे रहे हैं उनसे भी वो लोग बच सके। अब वो लोग आराम से काम कर सकते हैं। वो लोग जितना उगाएंगे वो सारा उनका होगा। हाँ, उन्हें बस थोड़ा सा एज अ रेंट देना होगा, लेकिन थोड़ा ही। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। पहले फार्मर्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी पैसों को लेने में। अगर वो पैसे लेने जाते थे तो उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते थे, लेकिन उनसे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लिया जाता था। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे बैंक्स बनवाए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये तो मेन है जो आरबीआई ने सेटअप किया था। और भी बहुत सारे रीजनल रूरल बैंक्स भी बनवाए, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी बनवाए। क्यों बनवाए? ताकि ये सब मिलकर फार्मर्स को लोन दे, पैसे दे काम करने के लिए, और वो भी बहुत कम रेट पे। इससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया एग्रीकल्चर करने का। थर्ड है इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग कितना गंदा था, उसके सिस्टम्स कितने गंदे थे, लेकिन अब उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया। क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ गया? तो अब जो मार्केट्स हैं वहाँ पे सारे काम रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होने लगे। सारे प्रोडक्ट को उनके क्वालिटी के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया गया। बहुत सारे नेशनल वेयर हाउस बनाए गए, स्टेट वेयर हाउस बनाए गए। वेयर हाउस मतलब होता है गोदाम, गोडाउन भी आप कह सकते हो। फोर्थ, बहुत सारे ऐसे सिस्टम बनाए गए जिससे आप आसानी से आपने जो भी उगाया है उसका प्राइस जान सकते हो। फिफ्थ, फार्मर्स का एक्सप्लॉइट ना होए, इसीलिए पहले ही फार्मर्स को एक दाम बता दिया जाता है कि आपका प्रोडक्ट इसी दाम पे बिकना चाहिए। उसके बाद जितने भी मार्केट में चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से वो लोग अपने प्रोडक्ट को, उन्होंने जो भी प्रोड्यूस किया है, उसे बेचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन फार्मर्स इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे कि वो रिसर्च कर सके, इसीलिए नाबार्ड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप रिसर्च करो। ये नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब रिसर्च करने से हुआ क्या, फ़ायदा क्या क्या हुआ? तो फ़ायदा ये हुआ कि फार्मर्स ने पुराने टेक्निक को छोड़ दिया और नई टेक्निक से प्रोडक्शन करने लगे। इसके अलावा उन लोगों ने डिमांड को समझा कि लोग उनके क्रॉप के कितनी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करने लगे। फार्मर्स को और भी ज़्यादा अवेयर बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स शुरू किए, जैसे पंचायती राज की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए, जनधन योजना शुरू किया गया। ये सब इसलिए शुरू किया गया ताकि फार्मर्स भी अवेयर हो सके और एग्रीकल्चर सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन हो सके। सिंपल सी बात है, यानी कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, इसलिए ये सब किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल मेशर्स। हमारी कंट्री में पहले कम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी, इसका मेन रीज़न तो टेक्नोलॉजी ही था, इसीलिए कुछ टेक्नोलॉजिकल मेशर्स लिए गए। सबसे पहला है इम्प्रूव्ड सीड्स। पहले हमारे फार्मर्स नॉर्मल सीड्स का इस्तेमाल करते थे, पर अब वो हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करने लगे। अब इन सीड्स की वजह से प्रोडक्शन
और ज़्यादा होने लगा और जल्दी भी होने लगा। हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ये क्यों पॉसिबल हो पाया? इन हाइब्रिड सीड्स की मदद से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर में एक रिवॉल्यूशन हो गया और ये रिवॉल्यूशन सीड की वजह से हुआ था, इसीलिए इसे सीड रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये हाइब्रिड सीड्स बनाने का काम कौन करता है? नेशनल सीड कॉरपोरेशन और बहुत सारी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट है इसमें यूज़ ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र्स। अब फार्मर्स को क्या सिखाया गया कि आप केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करो। इन फर्टिलाइज़र्स की मदद से प्लांट को और भी न्यूट्रिशन मिलने लगा और वो और जल्दी ग्रो होने लगा। केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र्स के अंदर आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश और भी सारे केमिकल्स, और इन्हें बनाता कौन है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी। हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पानी है। इनफैक्ट कहीं पर भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो पानी ही है। इनफैक्ट किसी भी कंट्री के एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो पानी ही होता है। अब हमारे कंट्री के जो फार्मर्स हैं वो पानी को पाने के लिए किस पे ज़्यादा डिपेंड रहते थे? रेन पे। लेकिन रेन तो अनसर्टन है, कभी होगा कभी नहीं भी होगा। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स निकाले और इरिगेशन फैसिलिटी को भी इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को हेल्प मिला। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ मशीन्स। पहले हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी थी, तो इसका मेन रीज़न था कि हम बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल इक्विपमेंट या मशीन यूज़ कर रहे थे। अब हमने क्या शुरू कर दिया यूज़ करना? हमने न्यू इक्विपमेंट्स एंड न्यू मशीन्स यूज़ करना शुरू कर दिया, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम नए टेक्नोलॉजी का ट्रैक्टर यूज़ करने लगे, ट्रेलर यूज़ करने लगे, थ्रेशर यूज़ करने लगे, इलेक्ट्रिक पंप्स यूज़ करने लगे, ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड, स्प्रिंकलर पंप, ये सब यूज़ करने लगे हमारे फार्मर्स, जिसकी वजह से क्या हुआ? एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है पेस्टिसाइड्स। जब एक बार हमारा क्रॉप रेडी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है कि उसे कोई डिसीज़ हो सकता है या फिर इंसेक्ट्स उसको बर्बाद कर सकते हैं, इसीलिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो पहले इसका यूज़ नहीं होता था हमारे फार्मर्स के थ्रू, बट अब हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने लगे हैं। अब हमारे फार्मर्स पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने लगे हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है साइंटिफिक टेक्निक्स के अंदर। जब सॉइल टेस्टिंग किया जाता है तो इससे पता चलता है कि उस लैंड पे कौन सा क्रॉप सूट करता है, कौन सा क्रॉप सूट नहीं करता है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि उस सॉइल में क्या कमी है, कौन से एलिमेंट की कमी है। तो सॉइल टेस्टिंग की वजह से क्या हुआ? जिस लैंड पे जो क्रॉप फेवरेबल होगा हम वही उगाएंगे, जो लैंड जो क्रॉप सूट नहीं करता है हम वो उस पर नहीं उगाएंगे। तो इससे भी हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अदर मेजर्स। और हमने क्या क्या किया एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए? सबसे पहला काम किया हमने फार्मर्स को एजुकेट करने का। हमने उन्हें एजुकेट करना शुरू किया, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना शुरू किया। अब रूरल एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा बैड कस्टम्स होते हैं, तो उनके बारे में भी हमने फार्मर्स को अवेयर करना शुरू किया। हमने फार्मर्स को बताया कि आखिर एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। हमने उनके अंदर से फैटलिज्म को ख़त्म किया, मतलब हमने उन्हें इम्पोर्टेंस बताया एग्रीकल्चर का कि आखिर एग्रीकल्चर करना ज़रूरी क्यों है। अलावा फार्मर्स को और भी ज़्यादा नॉलेज दिया गया रिलेटेड कैटल रियरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, जंगल, इन सब के बारे में, ताकि वो एग्रीकल्चर से हट के भी कुछ काम कर सके। रूरल एरियाज़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी खड़ा किया गया ताकि एग्रीकल्चर को उससे बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। तो इतने सारे काम किए गए एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडर्न एग्रीकल्चर। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहले हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता था उसमें हम ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करते थे, सिंपल सीड्स का इस्तेमाल करते थे, सिंपली खाली कुल्हाड़ी उन सब का इस्तेमाल करते थे, बुलक्स का इस्तेमाल करते थे।
इन सब की वजह से हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी और हम लोगों के रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। बट 1966 से हमने मॉडर्न एग्रीकल्चर करना शुरू किया। हमने हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, नए मशीन्स लाएं, इरिगेशन करना शुरू किया। इन सब की वजह से एक रेवोल्यूशन आ गया, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि एक रेवोल्यूशन आ गया। अब ये रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था? एग्रीकल्चर में हुआ था, इसीलिए इस रेवोल्यूशन को नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो अब पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। 1960 और 61 से ही हमने नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू कर दिया था एग्रीकल्चर में। बट पहले हमने 7 डिस्ट्रिक्ट को ही उठाया था और वहीं पर हम सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे। तो ये सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा था, इसीलिए इसे पायलट प्रोजेक्ट कहा गया था। इसे शुरू में IADP के नाम से भी जाना जाता था। बाद में उन डिस्ट्रिक्ट को इतना ज़्यादा सक्सेस मिला कि ये उन डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, पूरे नेशन में अप्लाई किया जाने लगा और तब इसे HYVP के नाम से जाना गया। इसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहने लगे, इसे हम मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम भी कहने लगे, इसे हम प्रोग्राम ऑफ सीड्स, फर्टिलाइज़र एंड वाटर टेक्नोलॉजी भी कहने लगे। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। होप सो आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। हम बहुत जल्दी ही लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो। अगर आपको उसे मिस नहीं करना है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो बाय बाय, टाटा एंड आवजो।